हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मॉडर्न क्लासरूम में। आज है 15 मार्च और आज की इस करंट अफेयर्स क्लास में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे हम आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, यदि वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और नीचे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, पुरुषों और महिलाओं की चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जा रही है। ठीक है, तो यह आयोजित की जा रही है असम में। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। पुरुषों और महिलाओं की चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जा रही है? असम में। ये 20 से 23 मार्च तक असम के बक्सा जिले में आयोजित किया जाएगा। समझ में आ गया, 20 से 23 मार्च तक असम के बक्सा जिले में आयोजित किया जाएगा। इसमें कुल मिलाकर 12 देश और मेज़बान भारत प्रतियोगिता में भाग लेंगे और इसमें 800 से अधिक खिलाड़ी और अधिकारी भाग लेंगे। ये समझ में आ गया आपको। फिर से बता देते हैं, पुरुषों और महिलाओं की चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी? तो वह असम में की जाएगी। ठीक है, यह 20 से 23 मार्च तक असम के बक्सा जिले में आयोजित किया जाएगा। इसमें कुल मिलाकर 12 देश और मेजबान भारत प्रतियोगिता में भाग लेंगे। यह जो 4 दिवसीय आयोजन है, इसमें 800 से अधिक खिलाड़ी और अधिकारी इसमें हिस्सा लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, भारत में विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह बनाया जा रहा है हुबली में। ठीक है, कर्नाटक के हुबली स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। यह जो प्लेटफॉर्म नंबर की एक लाइन को 550 मीटर से बढ़ाकर कितने मीटर कर दी जाएगी? वह 1400 मीटर बढ़ाकर किया जाएगा। ठीक है, और वर्तमान में दुनिया का सबसे ऊंचा 1366 मीटर का प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? तो वह आपका हो जाएगा गोरखपुर में है। इतना बात आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन कह रहा है, भारत में विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ बनाया जा रहा है? तो वह बनाया जा रहा है हुबली में। कर्नाटक के हुबली स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर की एक लाइन को 550 मीटर से बढ़ाकर 1400 मीटर किया जा रहा है। और ठीक है, और वर्तमान में दुनिया का सबसे ऊंचा 1366 मीटर का प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? तो वह हो जाएगा गोरखपुर में है। उम्मीद करते हैं आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय नौसेना के जहाज ने फ्रांसीसी नौसेना के साथ साझेदारी अभ्यास में भाग लिया है? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा INS सह्याद्री। भारतीय सेना के INS सह्याद्री जहाज ने फ्रांसीसी नौसेना के साथ साझेदारी अभ्यास में भाग लिया है। क्वेश्चन नंबर 4, पंजाब नेशनल बैंक ने किसके साथ ENWAR के तहत एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन। यह जो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है, इस साझेदारी का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो इस साझेदारी का उद्देश्य किसानों व्यापारियों को CWC गोदामों में संग्रहित कृषि वस्तुओं की न्यास के खिलाफ वित्त की आसान पहुंच प्रदान करना। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, आप भी लिख लीजिएगा, किसानों व्यापारियों को CWC गोदामों में संग्रहित कृषि वस्तुओं की न्यास के खिलाफ वित्त की आसान पहुंच प्रदान करना। ठीक है, आसान पहुंच प्रदान करना। समझ में आ गया आपको। क्वेश्चन कह रहा है, पंजाब नेशनल बैंक ने किसके साथ ENWAR के तहत एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन। यह जो साझेदारी है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है किसान व्यापारियों को CWC गोदामों में संग्रहित कृषि वस्तुओं की न्यास के खिलाफ वित्त की आसान पहुंच प्रदान करना इस साझेदारी का उद्देश्य है। अब यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक की बात की गई है, तो हम उसको भी देख लेते हैं। हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, उम्मीद करते हैं आपने लिख लिया होगा। तो पंजाब नेशनल बैंक की अब हम कुछ बातें जान लेते हैं। तो यह जो पंजाब नेशनल बैंक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1894 में और यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। समझ में आ गया आपको। पंजाब नेशनल बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1894 में और यह पंजाब नेशनल बैंक भारत का तीसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। समझ में आ गया आपको पूरी तरह से। फिर से आपको हम क्वेश्चन नंबर 4 को समझा देते हैं।
पंजाब नेशनल बैंक ने किसके साथ ENWR के तहत एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हो जाएगा सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन। इस साझेदारी का उद्देश्य मैंने आपको बता दिया है, आपने लिख लिया होगा। किसानों व्यापारियों को CWC गोदामों में संग्रहित कृषि वस्तुओं की न्यास के खिलाफ वित्त की आसान पहुंच प्रदान करना। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। अभी हमने ये भी बताया पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब की गई, तो 1894 में की गई और यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा अब आपको। क्वेश्चन नंबर 5, PM मोदी ने किस राज्य में विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक के हुबली में PM मोदी ने विश्व के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया और इस प्लेटफॉर्म को बनाने में 20 करोड़ की लागत आई है। कितना? 20 करोड़ की लागत आई है इस प्लेटफॉर्म को बनाने में। क्वेश्चन नंबर 6, यह कह रहा है किसे हाल ही में LIC का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ मोहंती को हाल ही में LIC का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह जो अपना पदभार है वो 14 मार्च को ग्रहण कर लिया है इन्होंने और 3 महीनों तक इस पद पर बने रहेंगे। ठीक है, यह जो LIC की बात की जा रही है तो भारतीय जीवन बीमा निगम। ठीक है, इसका मतलब होता है भारतीय जीवन बीमा निगम। यह इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है मुंबई में, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, LIC की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1956 को और इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? इसका मुख्यालय हो जाएगा आपका मुंबई में। और हाल ही में अंतरिम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वो हो जाएंगे सिद्धार्थ मोहंती। यह अपने 3 महीने तक इस पद पर बने रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हाल ही में अमेरिका की कौन सी बैंक खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सिलिकॉन वैली बैंक ने हाल ही में खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है। इसमें ऑप्शन नंबर आपका B सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है किसने गुवाहाटी में पहली सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 बैठक की अध्यक्षता की है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू ने हाल ही में गुवाहाटी में पहली सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 की बैठक की अध्यक्षता की है। यह भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग है। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू, इतना बात आपको ध्यान रखना है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। इन्होंने हाल ही में गुवाहाटी में पहली सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 बैठक की अध्यक्षता की है। क्वेश्चन नंबर 9, ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किस अभिनेत्री ने जीता? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा मिशेल यो ने जीता है। ठीक है, किसने जीता है? तो मिशेल यो ने जीता है। किसके लिए? तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए इन्होंने जीता है। लिख देते हैं यहाँ पे एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए जीता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किस अभिनेत्री ने जीता? मिशेल यो ने। किसके लिए? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए इन्होंने जीता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हम फिर से आपको थोड़ा सा कुछ बच गया था वो हमको बता देते हैं। किसने गुवाहाटी में पहली सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 बैठक की अध्यक्षता की है? तो वो मैंने आपको अभी आंसर बताया गिरीश चंद्र मुर्मू। यह भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं। इन्होंने हाल ही में गुवाहाटी में पहली सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक का थीम क्या है? ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना, छोड़ना नहीं है। तो इस बैठक का थीम क्या है? इसका थीम है ब्लू इकोनॉमी और रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे ब्लू इकोनॉमी और रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था। ठीक है, अब पूरी तरह से आपको बात समझ में आ गई होगी। किसने गुवाहाटी में पहली सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 बैठक की अध्यक्षता की है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू ने। और यह जो बैठक की अध्यक्षता हुई है इसका थीम क्या है? तो इसका थीम हो जाएगा ब्लू इकोनॉमी और रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था इस बैठक का थीम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 मैंने आपको बता ही दिया। इसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता है? मिशेल यो ने। किसके लिए? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए इन्होंने जीता है। क्वेश्चन नंबर 10,
95वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में किस मूवी के सॉन्ग्स को ओरिजिनल सॉन्ग्स कैटेगरी का अवार्ड मिला है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका RRR। इसे 95वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में मूवी के सॉन्ग्स को ओरिजिनल सॉन्ग्स कैटेगरी का अवार्ड मिला है, किसे? RRR को। ठीक है, यदि हम बात करेंगे 95वें अकादमी पुरस्कारों में भारत की डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट्स फिल्म, ठीक है, कौन सी? द एलिफेंट विस्पर्स, ठीक है, इसे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट्स फिल्म का अवार्ड मिला है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 95वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में किस मूवी के सॉन्ग्स को ओरिजिनल सॉन्ग्स कैटेगरी का अवार्ड मिला है? तो RRR मूवी के सॉन्ग्स को ओरिजिनल सॉन्ग्स कैटेगरी का अवार्ड मिला है। और भारत की डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट्स फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स, ठीक है, इसे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट्स फिल्म का अवार्ड मिला है। यह जो 95वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी का आयोजन कहाँ पे किया हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है लॉस एंजल्स में। इसको भी आपको बहुत ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। लॉस एंजल्स में इसका आयोजन किया है। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपके एक लाइक से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, ऐसा लगता है हम आपके लिए मेहनत करते हैं, तो आप भी थोड़ा सा हमारे लिए मेहनत ज़रूर कर दिया करिए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जहाँ भी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप पे आपने स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, वहाँ पे इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको बता दें, पॉलिटी की क्लास डेली रात को 8 बजे हो रही है, उसमें आपका टॉपिक चल रहा है राष्ट्रपति। उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। उसको जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। यदि आपको समझ में नहीं भी आएगा तो नीचे कमेंट करके बताइएगा आपको कहाँ समझ में नहीं आया, तो आपको बताया जाएगा। और हमें उम्मीद है कि आप पॉलिटी की क्लास करते हैं तो आपको समझ में ज़रूर आएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।